हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.2। इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, उसके पार्ट्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं सबसे फर्स्ट पार्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा ax² + bx। अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। देखिए, फैक्टराइज जब भी हम कहते हैं तो कॉमन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना होता है कि अब देखिए इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर x² है, यहाँ x है। क्या a और b कॉमन हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर x आप कॉमन कर सकते हैं और x की कितनी मिनिमम पावर आप कॉमन कर सकते हैं? x की पावर 1 आप कॉमन कर सकते हैं। एक x अगर मैं कॉमन कर लूँगा तो इस पहले टर्म में क्या बचेगा? a बचेगा। और यहाँ पर पावर x² में थी, एक x मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर अब केवल एक ही x बचेगा, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे? b। तो ये हो जाएगा आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 7p² + 21q²। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन कर सकते हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जब सेम नंबर लिखा हो तभी कॉमन हो सकता है। यहाँ पर 7 है और इसको आप लिख सकते हैं 7 × 3। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एक स्टेप मैं इसको और कर दे रहा हूँ। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × p² प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 7 × 3 × q²। अब देखिए दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों टर्म में आपको 7 कॉमन दिख रहा है। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ से 7 को कर लेंगे कॉमन, 7 को हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से 7 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? केवल p² बचेगा, प्लस यहाँ पर p² बचेगा और यहाँ से 7 जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3q² बचेगा। इस तरीके से फैक्टराइजेशन होता है। फिर यहाँ पर थर्ड पार्ट को मैं लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट क्या है हमारा जो क्वेश्चन है वह है 2x³ + 2xy² + 2xz²। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप क्या कॉमन कर सकते हैं। देखिए 2 तीनों में दिया है, दैट मीन्स कि 2 कॉमन हो सकता है इन तीनों टर्म से। क्या x भी सब में है तीनों में? हाँ, यहाँ x³ है, यहाँ x है, यहाँ x है, यानी x की 1 पावर हम कॉमन कर सकते हैं। अब देखिए y² सिर्फ यही है, z² सिर्फ थर्ड टर्म में है। इसीलिए जो सिंगल, चाहे जो सिंगल वेरिएबल होते हैं, अगर वो किसी टर्म में केवल सिंगल प्रेजेंट होते हैं, केवल अकेले होते हैं, तो उनको कॉमन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉमन फैक्टर निकल के आता है वो वही टर्म्स होते हैं या वो वही वेरिएबल या वो वही कांस्टेंट होते हैं जो तीनों में होते हैं। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन कर सकते हैं? 2 कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, जब 2x आप इन तीनों टर्म से कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ से 2x गया तो क्या बचेगा? एक x² बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2x बाहर जा चुका है, दैट मीन्स अब यहाँ पे y² बचेगा, प्लस 2x बाहर जा चुका है, दैट मीन्स अब यहाँ क्या बचेगा? z² बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और आई होप कि आपने इसका लेक्चर नंबर 1 देखा होगा जहां हम लोगों ने कॉमन फैक्टर निकालना सीखा था। अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो आपको कॉमन फैक्टर निकालने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? am² + bm² + bn² + an²। देखिए यहाँ पर m² इन दोनों टर्म में कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों में n कॉमन है। अब ऐसे जब क्वेश्चन दिए हों तो अब आप कहेंगे कि हम तो पूरे में से कॉमन करते थे, चारों टर्म में भी। तो अभी आपका स्टेप वाइज स्टेप वो सॉल्व होते आ जाएगा। अभी लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर m² कॉमन है, n² कॉमन है, तो जिन टर्म में दिख रहा है पहले आप उनको तो कॉमन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। जब आप इनमें से m² कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? इसका m² कॉमन हो गया तो यहाँ a बचा, और इसका कॉमन हो गया तो b बचा। प्लस का साइन लगा था इसीलिए प्लस लगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने n² कॉमन कर लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पर b + a बचेगा, या a + b आप चाहे जो कहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म थे, 1 2 3 4। यहाँ पर अब कितने टर्म हो गए? यहाँ पर आपके पास अब केवल और केवल 2 टर्म बचे। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब आपको यहाँ एक चीज दिख रहा होगा कि a + b और यहाँ पर a + b इन दोनों टर्म में कॉमन है, यानी ये पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन हो सकता है। इसको नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे a + b पूरे से कॉमन हो जाएगा, और इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा? m² + n²। देखिए इस तरीके से फैक्टराइजेशन होता है ऐसे क्वेश्चंस में। कोई ज़रूरी नहीं है कि चारों टर्म में जो कॉमन दिखे वही कॉमन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म थे, केवल x कॉमन हुआ, हमने वो किया। यहाँ पर हमने देखा था कि कोई नंबर कॉमन नहीं हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, तो हमने इसको फैक्टराइज किया और थोड़ा स्प्लिट किया तो देखा 7 कॉमन हो रहा था। फिर यहाँ पे 2x केवल कॉमन हो रहा है। अब यहाँ पे 4 टर्म थे, पहली लाइन में हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते थे, इसीलिए हमने ग्रुपिंग की, तो m² इन दोनों से कॉमन हुआ, n² इन दोनों से कॉमन हुआ, फिर a और b पूरे टर्म से कॉमन हो गया। तो ये हमारा फैक्टराइजर जो फैक्टराइजेशन करना था फैक्टर निकल के आ गया। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि क्या मैंने फैक्टराइजेशन सही किया है, तो आप a से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर b से, तो आपका क्वेश्चन अगर ये बन गया दैट मीन्स कि आपने फैक्टराइजेशन सही परफॉर्म किया है। फिर आते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट जो है हमारा क्या दिया है? l m + l दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? फिर ब्रैकेट के बाहर m + 1 दिया हुआ है। यहाँ से आप इन दोनों में से अगर l को कॉमन कर लेंगे तो आपको कुछ दिखेगा,
m+1 दिखेगा और यहाँ पर m+1 पहले से दिया हुआ है, यानी m+1 इस पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन हो सकता है। m+1 हम कॉमन कर लेंगे और m+1 जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो इनसाइड द ब्रैकेट l बचेगा। देखिए यहाँ से m+1 बाहर गया तो क्या बचा l, प्लस ये पूरा का पूरा टर्म गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम आते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, y, फिर ब्रैकेट में y + z + 9 ब्रैकेट में y + z। देखिए ये कितना आसान है, यहाँ पे y + z पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन है, यहाँ पर y + z आप कॉमन कर लीजिए। जैसे ही आप पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन करेंगे y + z को तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ क्या बच जाएगा 9। तो सेकंड लाइन में आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। जब एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म कॉमन दिख रहा हो तो उसको वहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन 3 लाइन में लगना है या आप थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर रहा है तो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पहले अगर y² फिर z² मल्टीप्लाई करते तो वो गलत था, उससे फैक्टर ना निकलता, बल्कि आप इससे एक स्टेप ऊपर चले जाते या वो क्वेश्चन नेक्स्ट आप बना देते। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन परफॉर्म किया था उसी का सेम तरीके से है, a + b, यहाँ पे y + z दिया था, हमने कॉमन कर लिया तो एक ब्रैकेट में हमारा y + 9 आ गया। फिर अब इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं 8th पार्ट पर। 8th पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, बाकी के पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है, इसमें केवल 2 पार्ट मैंने छोड़े 7th और 9, उनको आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं 8 पार्ट बता रहा हूँ। 8 पार्ट हमारा क्या है, 10ab + 4a + 5b + 2। देखिए अब 5b + 2 में कुछ कॉमन हो सकता है नहीं, लेकिन यहाँ इन दोनों टर्म को देखिए, दोनों में a कॉमन है, a कॉमन है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 × a × b, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 × a + 5b + 2। यहाँ से कुछ भी कॉमन हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ पे इन दोनों टर्म में 2 कॉमन है, a भी कॉमन है, यानी 2a जैसे ही आप कॉमन करेंगे आपको क्या दिखने लगेगा, 5b + 2 एक ब्रैकेट में दिखने लगेगा और आउट ऑफ ब्रैकेट भी यही टर्म दिया हुआ था। दैट मीन्स 5b + 2 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन हो जाएगा। 5b + 2 पूरे एक्सप्रेशन से जैसे हम कॉमन करेंगे तो हमारे जो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पे 2a था तो यहाँ पे 2a बचेगा और ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन हो चुका है। दैट मीन्स अब इसके प्लेस पर 1 आ जाएगा। ये हम इस बेसिस पर लिखते हैं क्योंकि जो नंबर जब कॉमन होता है जैसे 5b + 2, अगर आप उसको फिर से इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो आपका क्वेश्चन फिर से वो बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.2। तो देखिए यहाँ पर जिस फार्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारा फार्मूला होगा a² - b² का, दैट इज़ a - b a + b। ये फार्मूले पर हमारे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे या थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी किसी अदर फार्मूले की। देखिए तो सबसे जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ a⁴ - b⁴। देखिए अब तो अभी ये इस फार्मूले में नहीं है, लेकिन हाँ अब ये इस फार्मूले में बन गया। a² का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंट एंड पावर में ये रूल होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, b² का स्क्वायर। अब देखिए a² - b² का ये फार्मूला बन गया, तब ये क्या बन जाएगा, a² - b² एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a² + b²। अभी भी यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी एक फार्मूले का और इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये अभी भी a² - b² लिखा है, दैट मीन्स a - b a + b और a² + b²। तो ये इसका आपका फैक्टराइजेशन का आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे हम आते हैं। सेकंड पार्ट भी है हमारा p⁴ - 81, दैट इज़ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p² का स्क्वायर - 9 का स्क्वायर। तो ये अगले में क्या लिख जाएगा, ये लिख जाएगा p² - 9 और लिख जाएगा p² + 9। अब p² + 9 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन p² - 9 को ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं p² - 3²। दैट इज क्या फार्मूला बनेगा, a² - b²। नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिख सकते हैं p - 3 और p + 3 और ये पूरा टर्म एज इट इज़ रहेगा p² + 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x⁴ - y + z⁴। अब जैसे आप सोचे कि पहले इसको एक्सपेंड करें फिर लिखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये a² आप मान लीजिए, इस पूरे को b मान लीजिए, तुरंत आपका फॉर्मूला दिखने लगे। इसको हम x² का स्क्वायर लिखेंगे, अभी भी वही लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे हम y + z के स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y + z के स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे जो फार्मूला बना आपका वो क्या बनेगा, वो बनेगा x² -
y प्लस जेड का स्क्वायर बनेगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरह बन जाएगा। अब देखिए अभी भी इसको आप एक और फार्मूला मतलब अप्लाइड करेंगे जब, तो फिर हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में x माइनस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में रह जाएगा, और एक ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा हमको, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे हमने फॉर्मूले का जो इस्तेमाल किया है वो फार्मूला हमारा क्या है, वो फार्मूला है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी ए प्लस बी। फिर इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और फोर्थ पार्ट आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल इन्हीं 3 क्वेश्चंस के जैसे भी है वो दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, जैसे है उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। हम अगर कोई भी फार्मूला नहीं अप्लाइड होता है तो ये कोशिश हमारी रहती है कि हम उसको पहले किसी फार्मूले में कन्वर्ट करें। यहाँ हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे, और मुझे एक फार्मूला पता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला, वो मुझे यहाँ पर दिखा, मैंने उसको अप्लाइड किया। नेक्स्ट लाइन में मेरा बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन में आपका क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, एक्सपैंड, तो ये बनेगा a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में बनेगा a प्लस b, और पूरे पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब इसको आप इस तरीके से भी नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप, नहीं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्लास 8 के बच्चों को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपके फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं ये क्वाड्रेटिक हैं। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है मैथ में, जिनमें जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है, जो वेरिएबल की डिग्री होती है वो क्या होती है, 2, यानी स्क्वायर में उनकी डिग्री होती है। पहला क्वेश्चन मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूँ, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी आपको कहीं इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आप ये समझ जाइए कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसमें जो है हम उसको आपके 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो है a, ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। b क्या है, b कोफिशिएंट है x का, और यहाँ पर c जो है आपका, ये c कहलाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है, c कहलाता है आपका कांस्टेंट। यहाँ देखिए, यहाँ p स्क्वायर के आगे अगर मैं 1 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये a, p को थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि ये x है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू जरा इसको देखकर बताइए, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो a की वैल्यू 1 होगी, मल्टीप्लाई करेंगे c से, c क्या होता है, कांस्टेंट जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, तो क्या है 8, ac की वैल्यू हमारी आ जाती है 8। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो आपका ये बीच वाला टर्म लिखा है दैट इज 6p, इसको किसी ऐसे 2 नंबर में, ध्यान से सुनिए, इसको किसी ऐसे 2 नंबर में तोड़ दीजिए कि जिनको अगर हम ऐड करें तो आंसर हमारा 8 आ जाए, 8 आ जाए, ठीक है। और ये इसी की साइन, अगर ये पॉजिटिव साइन के साथ आता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ आता है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो इसका मतलब होता है कि हमें इसको जब 2 नंबर में तोड़ेंगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, लेकिन जब ऐड करें तो 6p आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन को लिखता हूँ p स्क्वायर। अब देखिए 6 को अगर मैं 4p प्लस 2p लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी मेरा 8 बन रहा है, दोनों की साइन पॉजिटिव है, दोनों को प्लस करने पर मुझे 6p भी मिल जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में मैं इसको लिखूंगा 4p प्लस 2p प्लस 8। देखिए अब ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटेशन ये कहलाता है, क्योंकि हम इसको मिडिल टर्म जो इस इक्वेशन का है उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं। अब इन 2 टर्म से कुछ कॉमन होगा, इन दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन होगा, यहाँ से p कॉमन होगा तो इनसाइड द ब्रैकेट p प्लस 4 बचेगा, प्लस इन दोनों टर्म से 2 कॉमन होगा तो इनसाइड द ब्रैकेट p प्लस 4 कॉमन होगा। आपने इससे पहले के जो क्वेश्चन 3 2 1 थे उसमें आपने ऐसे एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने का तरीका आपने सीखा है।
तो यहाँ से p+4 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन हो रहा है क्योंकि वो दोनों टर्म के साथ लिखा हुआ है, तो p+4 कॉमन हो जाएगा और p+2 एक ब्रैकेट में बच जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो फैक्टर बना वो बना p+4 और p+2। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया जाता है। फिर अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। देखिए सेकेंड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो है q² माइनस 10q प्लस 21। सबसे पहले यहाँ पर ac की वैल्यू निकालिए, a इंटू सी। a क्या है, q² का कोफिशियंट होगा, तो q² का हमारा कोफिशियंट 1 है, c की वैल्यू 21 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 21। अब जो इस एक्सप्रेशन में आपका मिडिल टर्म है, ठीक है, इसको ऐसे किसी दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए कि अगर आप उनको ऐड करें तो -10 आ जाए और अगर आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 21 आ जाए। ठीक है, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं होता, केवल आपको नंबर्स को ध्यान में रखना होता है। तो इसका केवल एक ही फैक्टर बनेगा, देखो 7p माइनस के साथ -3p। अब देखिए -7 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 21। तो देखिए मेरा 21 भी पूरा हो जा रहा है और माइनस माइनस होता है प्लस, तो -7p -3p क्या बन जाएगा हमारा -10p। अब यहाँ पे q दिया था तो हम इसको q लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे q² माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। अब इसको देखिए नेक्स्ट लाइन में इन दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन है, इन दोनों टर्म में भी कुछ कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ q कॉमन है, तो यहाँ बचेगा q -7। अब इन दोनों में क्या कॉमन करेंगे, इन दोनों में हमें -3 कॉमन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब अगर आप -3 कॉमन नहीं करेंगे तो आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, उसको फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप -3 कॉमन कर देंगे इन दोनों टर्म से, तो यहाँ -3 बाहर चला गया तो क्या बचा, केवल यहाँ q बचा। और आपने पढ़ रखा है कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो ये साइन हमको देते हैं प्लस का। तो यहाँ जब एक माइनस मैंने कॉमन कर लिया तो अंदर एक माइनस बचेगा और यहाँ 7 लिखेंगे। अब देखिए दोनों जगह आपको q -7 कॉमन दिखने लगा, तो q -7 क्या होगा, q -7 हो गया कॉमन पूरे एक्सप्रेशन से और एक फैक्टर हमारा क्या बन गया, q -3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड इसको कहा जाता है और इसका इस्तेमाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब आइए यहीं पर इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है p² प्लस 6p माइनस 16। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ a की वैल्यू क्या है, ये पहले ac निकाल लेते हैं। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू विथ साइन रखेंगे -16, तो क्या आएगा -16। यानी अब 6p को हम ऐसे में ब्रेक करेंगे, ऐसे किन्हीं दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे कि जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तब तो 16 आ जाए -16, और जब उनको ऐड किया जाए दैट इज ये जो निगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि उनमें एक नंबर बड़ा आएगा और एक नंबर छोटा आएगा। बड़े में से जब छोटा वाला आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी साइन 6p आ जाएगी। तो इसका 16 का आपके पास दो फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा, आपके पास 8 और 2 बचेगा। तो इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे p²। अब 6p को हम कैसे लिखेंगे, 6p को लिखेंगे 8p माइनस 2p। क्या लिखेंगे, 8p माइनस 2p माइनस 16। अब देखिए 8 2 जा क्या होता है, 8 2 जा 16 होता है और प्लस 8p में से 2p जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 6p। तो हम यहाँ हमने इसको मिडिल टर्म जो था एक्सप्रेशन का उसको तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों में p कॉमन है तो अंदर ब्रैकेट के p प्लस 8 बचेगा। इन दोनों से हम -2 को कॉमन करेंगे तो p प्लस 8 यहाँ भी बचेगा। अब p प्लस 8 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन है तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, इनसाइड द ब्रैकेट p -2 बनेगा। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.2 फिनिश होती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।